गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो अपन ने बात की थी कि किस तरह से अपन प्रोडक्ट्स जो है वो डिसाइड करते हैं मोनो हैलोजिनेशन के। अब मोनो हैलोजिनेशन के प्रोडक्ट्स के बाद में अपन बात करेंगे कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन होता है। तो उस केस में अपन प्रोडक्ट्स जो है वो कैसे डिसाइड करेंगे। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में क्या अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। एक माइनर बन सकता है, एक टाइप मेजर टाइप बन सकता है। तो अपन ये फाइंड आउट करना सीखेंगे कि किस तरह से मेजर प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बन गए क्लोरीनेशन के या ब्रोमिनेशन के। तो अब ब्रोमिनेशन में पर्टिकुलर अपन को जानना हो कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। इस तरह क्लोरीनेशन का हमको जानना हो कि कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। तो फिर अपन इस मेथड को यूज करते हैं। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड मेजर प्रोडक्ट्स इन ब्रोमिनेशन एंड क्लोरीनेशन। तो आपको थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले हैं जो ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट है परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री, परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट के लिए परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है NP इंटू RP बाई NP इंटू RP प्लस NS इंटू RS प्लस NT इंटू RT मल्टीप्लाई बाई 100। अभी मैं NP और NR वगैरह आपको बता दूंगा क्या होता है। 2 डिग्री के लिए यदि अपन बात करें कि 2 डिग्री प्रोडक्ट यदि अपन को परसेंटेज उसका निकालना है तो अपन को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री प्रोडक्ट के लिए NS RS बाय NP RP प्लस NS RS प्लस NT RT मल्टीप्लाई बाय 100। और यदि 3 डिग्री प्रोडक्ट है अपने पास में तो उसकी क्वांटिटी निकालेंगे। सॉरी, 3 डिग्री प्रोडक्ट तो होता है NT RT बाय NP RP प्लस NS RS प्लस NT RT मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर ये NP वगैरह क्या है तो देख लीजिए। NP है नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, NS है नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, NT है नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, और यदि अपन बात करें RP की तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम, और S का मतलब हो गया रेट ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम, एंड RT का मीन्स होता है रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री कार्बन एटम। अब क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए जो रेट होती है इनकी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो अपन फाइंड आउट करना जानते हैं। यहाँ पर रेट का एक डेफिनेट रेशियो होता है, वो अपन को पता होना चाहिए। वो क्या होता है देख लीजिए। एट 25 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ ब्रोमिनेशन, ये पहले क्लोरीनेशन का लिख लेते हैं। क्लोरीनेशन की रेट होती है 1:3.8:5.2। इसी तरह ब्रोमिनेशन की हो सकती है कि रेट ऑफ
ब्रोमिनेशन 1:82:1600। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और आपको ध्यान में रखनी है। रिएक्टिविटी, यदि हम रिएक्टिविटी की बात करें तो क्लोरीनेशन की ज़्यादा होती है ब्रोमिनेशन से। लेकिन सेलेक्टिविटी की बात करें तो ब्रोमिनेशन की ज़्यादा होती है क्लोरीनेशन से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, क्लोरीनेशन is more reactive but less selective। जबकि ब्रोमिनेशन केस में अपोजिट हो जाएगा। ब्रोमिनेशन में क्या होगा, ब्रोमिनेशन is less reactive but more reactive, more selective। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सेलेक्टिविटी की बात की जाए तो ब्रोमिनेशन की ज़्यादा है, क्लोरीनेशन की कम है। लेकिन रिएक्टिविटी की बात की जाए तो रिएक्टिविटी जो है वो क्लोरीनेशन की ज़्यादा है और उसकी सिलेक्टिविटी कम है। ब्रोमिनेशन में ये होता है कि लेस रिएक्टिविटी बट मोर रिएक्टिविटी होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो इस बात को अलग से। Selectivity inversely proportional to reactivity। But also inversely proportional to temperature। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो 1 डिग्री प्रोडक्ट के लिए NP/RP बाई NP/RP प्लस NS/RS प्लस NT/RT इंटू 100। 2 डिग्री के लिए NS/RS बाई NP/RP प्लस NS/RS प्लस NT/RT इंटू 100। और 3 डिग्री प्रोडक्ट के लिए NT/RT बाई NP/RP प्लस NS/RS प्लस NT/RT इंटू 100। अब इसमें जिसका प्रोडक्ट रेशियो ज़्यादा आ जाएगा, जिसका परसेंटेज ज़्यादा आएगा, जैसे 1 डिग्री प्रोडक्ट का ज़्यादा है तो मेजर प्रोडक्ट 1 डिग्री होगा। यदि 2 डिग्री का परसेंटेज ज़्यादा आता है तो 2 डिग्री प्रोडक्ट मेजर होगा। 3 डिग्री का आता है तो 3 डिग्री होगा। अभी आप इसको लिख लो, उसके बाद में अपन एक एग्जाम्पल लेके बताएंगे किस तरह से अपन इसको करेंगे। चलो स्टूडेंट्स, अब अपन इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन में कि किस तरह से अपन क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का मेजर प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अपने पास में फाइंड मेजर प्रोडक्ट इन फॉलोइंग, ए यहाँ पर दे रखा है, इसका क्लोरीनेशन करना है, ब्रोमिनेशन करना है, यहाँ पर बी दे रखा है और यहाँ पर सी दे रखा है। तो अपन चेक करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम इसमें क्लोरीनेशन चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले 1 डिग्री का चेक कर लेते हैं। तो 3 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ है, 3 1 डिग्री यहाँ है और 3 1 डिग्री यहाँ पर है। यानी टोटल यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि NP/RP इक्वल टू होगा 9 इंटू
प्राइमरी हाइड्रोजन की जो रेट होती है वो, प्राइमरी कार्बन की जो रेट होती है 1 डिग्री की, वो 1 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू आ गई 1। यदि मैं बात करूँ इसमें सेकेंडरी तो है नहीं, टर्सरी की अगर बात करें तो एन पी सॉरी एन टी आर टी, तो एन टी की वैल्यू जो होती है, टर्सरी हाइड्रोजन जो होता है उसकी वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे देखो एक ही हाइड्रोजन है टर्सरी, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। और रेट ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन क्या होती है, वो होती है 5.2। 5.2, तो यह आ जाएगा 5.2। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीनेशन में वैल्यू किसकी ज़्यादा आ रही है, प्राइमरी प्रोडक्ट के परसेंटेज की ज़्यादा आ रही है। क्लियर। तो अपन बात करें तो यहाँ पर ये बात करें अपन, तो इसमें प्रोडक्ट जो है क्लोरीनेशन का वो ये आ जाएगा आपके Cl, तो ये मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। अब ब्रोमिनेशन की बात करें तो ब्रोमिनेशन में आपको ऐसे चेक कर लेना है, यहाँ बता देता हूँ। ब्रोमिनेशन में आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से करोगे कि मेजर प्रोडक्ट या प्रोडक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ब्रोमिनेशन में stability is directly proportional to stability of free radical। stability of free radical। तो रेडिकल्स की यदि हम बात करें तो आपको रेशियो ये लेना है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो इसमें चेक करें, यहाँ पर जो बनेगा ये जो बनेगा 1 डिग्री बनेगा, ये 1 डिग्री बनेगा, ये 1 डिग्री बनेगा, ये वाला जो है कौन सा बनेगा 3 डिग्री। तो प्रोडक्ट ये आएगा मेजर इसमें, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ Cl सॉरी Br, ब्रोमिनेशन का देखें ना, यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा ब्रोमिनेशन का Br 3 डिग्री ब्रोमो एल्केन, ये हो गया इसका मेजर प्रोडक्ट। क्लियर। अब अपन बात करें यहाँ पर इस वाले एग्जांपल में, तो इस वाले एग्जांपल में आप पहले ये साइड चेक कर लीजिए, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, और यदि मैं इस साइड की बात करूँ तो ये दोनों साइड क्या है, सेम है। तो अब चेक करिए, यहाँ पर अपन कैलकुलेट करते हैं प्राइमरी के लिए, तो 3 प्राइमरी यहाँ और 3 यहाँ, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो क्लोरीनेशन के लिए चेक करते हैं एन पी आर पी इक्वल टू एन पी कितने हैं 6, और उसकी रेट होती है 1, तो ये कितना हो गया 6। अब सेकेंडरी क्या, यस सेकेंडरी है, कितने हैं 4 है, तो एन एस आर एस इक्वल टू 4 इंटू 3.8, कितना आ गया 3.8। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा आएगा, तो कौन सा ज़्यादा आ जाएगा इसमें, जैसे ये हो जाएगा 32 और 12 और 3 15.2। इसका मतलब ये क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब इसमें सेकेंडरी प्रोडक्ट चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों में से एक जो है अपना क्या आएगा, मेजर आएगा, दोनों सेम ही आएंगे। तो अपन यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, Cl लगा सकते हैं। तो क्लोरीनेशन का मेजर प्रोडक्ट इसमें ये आएगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पे सॉरी इसमें ब्रोमिनेशन अपन ने चेक नहीं किया, ब्रोमिनेशन आप चेक करोगे, देखो
ब्रोमिनेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है ब्रोमिनेशन का, वो स्टेबिलिटी जो होती है वो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पे होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ यदि अपन बनाएंगे तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ बनाओगे तो 2 डिग्री बनेगा, यहाँ बनाओगे तो 2 डिग्री बनेगा, यहाँ 2 डिग्री बनेगा। तो 1 डिग्री वाला, सॉरी 2 डिग्री वाला क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। अब आप यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, तो हम यहाँ बना सकते हैं। यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, बी आर, ये आपका मेजर हो गया। अब अपन इसमें बात करते हैं, तो इसमें देखिए ये 1 डिग्री हो गया, ये यहाँ ये वाला 1 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 3 डिग्री हो जाएगा और ये वाला 2 डिग्री हो जाएगा, यानी तीनों के लिए अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 डिग्री कितने हैं, 3 है, तो 1 डिग्री 3 है तो एन पी आर पी इक्वल टू 3 इंटू 1 यानी 3। एन एस कितने हैं, एन एस आपके 4 है, तो एन एस आर एस इक्वल टू 4 इंटू 3.8 और एन टी कितना है, 1 है, तो एन टी आर टी इक्वल टू 1 इंटू 5.2। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें वैल्यू किसकी आएगी, इसकी ज़्यादा आएगी, 2 डिग्री कितनी आएगी, लगभग 15 पॉइंट, यह रहेगी 15.2, यहाँ कितनी आएगी 5.2। इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू किसकी आई, इसकी आई, मतलब सेकेंडरी जो है प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अपन ऐसे बना देंगे और यहाँ ये सी एल आ गया और ये क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ब्रोमिनेशन के लिए चेक करेंगे अपन, तो ब्रोमिनेशन में तो रेडिकल, तो यहाँ पे देखिए ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, यानी 3 डिग्री वाला अपन को रेडिकल मिलेगा। तो हम यहाँ बात कर सकते हैं, ये यहाँ ब्रोमीन लगा देंगे तो ये मेजर होगा। क्लियर है, इस तरह से हमको करना है। मैं एक बार फिर इसकी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, चेक कर लीजिए। यहाँ पर हमने चेक किया कि हमको परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट करना है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए। अब यहाँ पर हमने चेक किया कि 1 डिग्री हो और 3 डिग्री, दो तरह के हाइड्रोजन और कार्बन अपने पास में है, तो हमने दोनों के रेट चेक कर ली। तो परसेंटेज प्रोडक्ट चेक करने के लिए नीचे वाली जो वैल्यू है वो तो क्या हो गई, डिनोमिनेटर तो सबके क्या हो गई, सेम हो गई। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो एन पी आर पी बराबर 9 टोटल एल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 डिग्री जो है वो कितने हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन आपके पास में 9, तो 9 इंटू रेट ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन जो है वो 1 है, तो 9 हो गया। टर्सरी जो है वो 1 है और उसकी रेट जो होती है वो कार्बन की टर्सरी की 5.2 होती है, तो 5.2 ज़्यादा वैल्यू कौन सी आई, ये वाली, इसलिए 1 डिग्री वाला जो प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। ब्रोमिनेशन के लिए बात करें तो ब्रोमिनेशन में स्टेबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है रेडिकल्स पे, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो यहाँ पर लगाएंगे तो 1 डिग्री बनेगा, यहाँ 3 डिग्री बनेगा, तो इसलिए 3 डिग्री प्रोडक्ट अपना क्या हो गया, मेजर हो गया। यदि मैं इसमें बात कर रहा हूँ, यदि क्लोरीनेशन की बात करूँ तो 1 डिग्री और 2 डिग्री दो ही तरह के अपने पास में क्या है, हाइड्रोजन 3 डिग्री नहीं है, तो 1 डिग्री का परसेंटेज और 2 डिग्री का परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 डिग्री यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 6 है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो 6 इंटू 1 डिग्री जो कार्बन होता है उसकी रेट क्या रहती है, 1 रहती है उसका रेशियो, तो ये 6 आ गया। सेकेंडरी इसमें 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 4, और उसके रेट जो होती है वो कितनी होती है, 3.8, तो 15.2 यानी वैल्यू ज़्यादा आ गई। इसका मतलब 2 डिग्री जो हैलोजन वाला बनेगा, हैलोजन कंटेनिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो मोर स्टेबल है क्लोरीनेशन में, तो मोजर प्रोडक्ट ये हो गया। अब आप चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, बात है। ब्रोमिनेशन में यहाँ 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो है वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। यदि अपन यहाँ सी में बात करें तो यहाँ पर 1 डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्लियर है, तो पहले तीनों का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। 1 डिग्री कितने हाइड्रोजन है, 3 है, रेट 1 होती है 3। सेकेंडरी कितने हैं, 2 और 4 है, तो 4 इंटू 3.8 तो 15.2, और टर्सरी कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 से अपन कर लेते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर वैल्यू जो है ये ज़्यादा है, इसका मतलब सेकेंडरी प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हो। अब हम ब्रोमिनेशन में बात करेंगे तो 1 डिग्री बन सकता है, 3 डिग्री बन सकता है, 2 डिग्री बन सकता है। 3 डिग्री सबसे मोस्ट स्टेबल, इसलिए अपन ने ये लिया।
फटाफट आप स्क्रीनशॉट। हेलोजिनेशन का प्रोसेस अपन कंप्लीट देख चुके हैं। अब अपन बात करेंगे कुछ और मेथड से, छोटे छोटे, उनके बारे में बात कर लेते हैं जिनमें हेलो एल्केन्स जो है अपन बना सकते हैं। जैसे एक मेथड है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए कैसा होता है। नाइट्रेशन एक्चुअल में होता किसकी प्रेजेंस में, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, नाइट्रेशन होता है कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में होता है और कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है कि हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये दोनों कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। इस केस में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, नाइट्रेशन होता है। होता क्या है इसमें देख लीजिए। पहले मैं रिएक्शन बताऊँ फिर इसकी मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा। हमने यहाँ पर लिया एक हाइड्रोकार्बन ले लिया और ये जो हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन में अपन ने कंसंट्रेटेड HNO3 HI एंड HP। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ से H हट जाएगा और ये बन जाएगा RNO2, यानी ये था अपना हाइड्रोकार्बन और ये बन जाएगा नाइट्रोएल्केन। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है समझिए। मैकेनिज्म को बड़े ध्यान से देखना आप लोग, तभी जाके चीज समझ में आएगी। ठीक है ना। मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे अपन ने HNO3 लिया तो HNO3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो जो हम इसको गर्म करेंगे HNO3 को, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड जो है वो क्लीवेज होगा और ये रेडिकल्स बनेंगे। तो रेडिकल बन गया एक तो NO2 रेडिकल बन गया और एक बन गया OH रेडिकल। ठीक है। अब ये OH रेडिकल जो है वो किसके पास जाएगा, जैसे अपने पास में है CH3H, इसके पास में कौन गया, इसका हायर मेंबर भी ले सकते हो आप, ये गया NO2 सॉरी OH, ये रेडिकल इसके पास गया और यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो ये रेडिकल बनेगा और ये रेडिकल बनेगा। तो यहाँ देखिए H और OH वाटर बन जाएगा और R रेडिकल रेडी हो रहा है, मतलब हाइड्रोकार्बन का रेडिकल बन रहा है। तो ये RDS होगी स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये आपको ध्यान रखने की बात। तो यहाँ बन गया क्या, CH3 रेडिकल प्लस H। क्लियर। अब ये CH3 रेडिकल जो है ये मिलता है NO2 रेडिकल से और यहाँ बन जाता है CH3NO2। इस तरह से ये बनता है। अब इस रिएक्शन में ध्यान रखने वाली बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इसमें मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है ये वेपर फेज नाइट्रेशन होता है। ये जो नाइट्रेशन है ये होता है वेपर फेज नाइट्रेशन। और वेपर फेज नाइट्रेशन होने की वजह से यहाँ पर दो तरह के बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान रखना। इसमें थोड़ा सा आपको नोट करके लिख लेना ये बात। द रिएक्शन carried out under high temperature
and pressure. So there will be involved carbon carbon and carbon hydrogen breaking. मतलब इसमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन दोनों ही बॉन्ड क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। अब ये कैसे होते हैं, इसके लिए मैं आपको रिएक्शन बताऊं कि किस तरह से ये काम हो सकता है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, अपने पास में है CH3 CH2 CH3, ठीक है, और अपन रिएक्शन करवा रहे हैं वेपर फेज नाइट्रेशन वाली। अब अपन वेपर फेज नाइट्रेशन करवाते हैं तो एक काम तो ये हो सकता है कि जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो क्लीवेज हो जाए, इसका कौन सा हो जाए, कार्बन कार्बन बॉन्ड हो जाए। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा तो यहाँ से ये कंडीशन हो सकती है। नॉर्मल कंडीशन में तो क्या बनेगा, ये बन सकता है, दो प्रोडक्ट्स ये बन सकते हैं, एक तो NO2 यहाँ जुड़ सकता है और एक NO2 यहाँ जुड़ सकता है, ठीक है। तो ये 2 डिग्री है तो मेजर तो ये होगा, नॉर्मल कंडीशन की यदि मैं बात करूँ। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होगा तो यहाँ पर एक NO2 जुड़ जाएगा और एक NO2 यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। यदि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये बनेगा, समझना मेरी बात। ये वाला जो है प्रोडक्ट है ये कब बनेगा, बाय ब्रेकिंग ऑफ कार्बन H बॉन्ड। और कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो तरह के अपन को नाइट्रो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक तो इसके साथ और एक इसके साथ। ये किससे मिला, ये मिला अपन को कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग। ये किससे मिल रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग से। यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये वाला जो प्रोसेस है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा तो NO2 जुड़ जाएगा, इसमें से एक हाइड्रोजन जाएगा तो NO2 जुड़ जाएगा। तो ये वाला स्टेबल है क्योंकि 2 डिग्री है। और यदि हम कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्लीवेज करेंगे तो एक NO2 इस ग्रुप के साथ जाएगा, एक NO2 इस ग्रुप के साथ जाएगा। क्लियर है, फटाफट इसको लिख लीजिए। अब अपन नाइट्रेशन पढ़ लिया, अब अपन बात करेंगे सल्फोनेशन की। तो सल्फोनेशन जो होता है वो एक्चुअल में ओलियम की प्रेजेंस की वजह से होता है। ओलियम की जो है वेपर लेते हैं अपन और फिर सल्फोनेशन करते हैं। ये भी एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसमें अपन कैसे चेक करते हैं इसको देख लीजिए। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ ओलियम लेंगे, ठीक है, और ओलियम जो है वो होता क्या है, ओलियम होता है H2S2O7। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ H2SO4 प्लस SO3। क्लियर। अब ये रिएक्शन कैसे करता है, पहले तो मैं सिंपल रिएक्शन लिख रहा हूँ फिर आपको मैकेनिज्म बताऊंगा। तो यहाँ देखिए रिएक्शन ऐसे होती है, जैसे अपने पास में है ये RH, ये हमने इसको वेपर किया, यहाँ ओलियम लिया, इसकी वेपर ले ली ओलियम की, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा RSO3H प्लस H2। क्लियर। अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। देखिए होता क्या है, समझिए इस बात को।
जैसे अपने पास में है कोई हाइड्रोकार्बन, जैसे CH3H ले लिया मैंने, ठीक है। वैसे तो आपको ध्यान रखना है, मैं अभी इसमें बताता हूँ कंडीशन क्या होती है, उसको समझना। आपको CH3H नहीं लेते हैं, ऐसा हाइड्रोकार्बन लेते हैं जिसमें कार्बन क्वांटिटी या तो 6 हो या 6 से ज़्यादा हो। क्लियर है? तो जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैंने लिया CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6, तो CH2 और मैं यहाँ लिख देता हूँ H, ठीक है। तो पहले क्या होता है, इससे जस्ट पहले OH S डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, ये H तो सफर हो गया। इसमें ये बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो ये फ्री रेडिकल बनेगा और ये फ्री रेडिकल। क्लियर है? तो यहाँ देखिए बन जाएगा OH फ्री रेडिकल प्लस SO3H फ्री रेडिकल। क्लियर है? अब ये OH फ्री रेडिकल जो है इसके पास आएगा, ये आ गया। तो ये वाला बॉन्ड जो है वो क्लीवेज होगा, तो ये रेडिकल बनेगा और ये रेडिकल तैयार हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए कैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी। यहाँ रेडिकल ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडी होगा, तो देख लेते हैं। CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6, ये रेडिकल तैयार हो गया और ये H2O निकल गया। अब देखिए यहाँ R रेडिकल बन रहा है, इसका मतलब ये हो गया RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है? अब ये जो रेडिकल तैयार हुआ है इसके साथ रिएक्शन करेगा और CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6, इसके साथ कौन आएगा? ये रेडिकल, ये आ गया SO3H और ये बना देगा प्रोडक्ट CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH2 SO3H, ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें। तो इस तरह से हमको ये रिएक्शन क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब मैं इसके कुछ कंडीशंस बता देता हूँ आप लोगों को, तो इसमें ध्यान रखना है। रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to stability of free radical। ये बात ध्यान में रखनी। दूसरी बात, रिएक्शन इज feasible only when alkane contain having at least 6 कार्बन एटम। कहा था मैंने आप लोगों से कि 6 कार्बन एटम होने चाहिए। उसके बाद एक बात और ध्यान रखनी, यदि कोई ऐसा कार्बन आ गया जिसमें 6 कार्बन नहीं है लेकिन फिर भी हम सल्फोनेशन करवाना चाह रहे हैं, तो उस केस में ऐसे एल्केन में क्या करेंगे कि
if alkane has less than 6 carbon atoms, then there should be at least one 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम, उसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। जैसे अपने पास में है तो यहाँ पर एक 3 डिग्री है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ओलियम जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो कहाँ लग जाएगा, यहाँ SO3 ऐसे लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन है। क्लियर है? तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अपन ने नाइट्रेशन देख लिया, सल्फोनेशन देख लिया। अब अपन बात करेंगे आइसोमराइजेशन के लिए। आइसोमराइजेशन जो होता है वो इसलिए यूज में लिया जाता है कि जो सिंपल स्ट्रेट चेन के जो हाइड्रोकार्बन्स या एल्केन्स होते हैं उनको अपन को ब्रांच्ड यदि हाइड्रोकार्बन्स या एल्केन्स में कन्वर्ट करना हो तो अपन आइसोमराइजेशन का यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जनरली ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने के लिए इसको काम में लिया जाता है, क्योंकि किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो जाता है तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, उसकी नॉकिंग जो कैपेसिटी है, नॉकिंग जो उसमें डिसएडवांटेज है वो डाउन हो जाता है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यहाँ ये लिखना है अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्ट होते हैं किसमें, यहाँ पर AlCl3 लेते हैं अपन, गर्म करते हैं और ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन अनब्रांच्ड होते हैं उनको अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन में, और अपन कैटलिस्ट क्या लेते हैं, AlCl3 लेते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने ये लिया और यहाँ पर क्या ले लिया AlCl3, तो ये बना देगा इसको ब्रांच्ड। ये क्या है, अनब्रांच्ड, ये है अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, और ये हो गया ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। देखिए होता कैसे, मैं इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूँ, आप लोग समझिए आराम से। जैसे अपने पास में है CH3 CH2 CH3, अपन यहाँ ये क्या है AlCl3, तो इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो ये यहाँ पर चले जाता है। अब ये यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, ये यहाँ जाएगा तो इस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसकी क्वांटिटी ज़्यादा ले लो, थोड़ी सी तो बढ़िया रहेगी। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, ये बन रहा है CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव प्लस CH3 नेगेटिव AlCl3। क्लियर है? अब यहाँ पर ये देखिए,
ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ हाइड्राइड शिफ्टिंग कर सकता है। इसका मतलब यहाँ बन जाएगा CH3। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव और ये CH3। अब 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलते हैं इसको। अब इसके साथ में कौन आ रहा है, CH3 नेगेटिव AlCl3। तो ये CH3 जो है ये यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH CH3 CH3 प्लस AlCl3। तो यहाँ पर ये अपने पास में क्या था, N ब्यूटेन था। अब ये क्या बन गया, आइसोब्यूटेन बन गया, यानी कि ये ब्रांच्ड हो गया। फटाफट आप लोग क्या करोगे, इसकी स्क्रीनशॉट लोगे। इसका एक बात आप लिख लेना, ब्रांचिंग इंक्रीज होता है, यहाँ लिख लेना अलग से। ब्रांचिंग यदि इंक्रीज होता है, क्लियर है, ब्रांचिंग यदि इंक्रीज होता है तो ऑक्टेन नंबर भी इंक्रीज होता है। ऑक्टेन नंबर इंक्रीज होगा तो फ्यूल की एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ताकि नॉकिंग जो है वो क्या हो सके, डाउन हो सके। ठीक है, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर आप अगला मेथड पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे एरोमेटाइजेशन की और रेट रिएक्शन की। दो रिएक्शन ही देख लीजिए। एरोमेटाइजेशन में क्या होता है कि जो नॉर्मल जो एल्केन्स होते हैं उनको हम एरोमेटिक में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला है आपके सामने, हमने लिया 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। एरोमेटाइजेशन में हम क्या करते हैं, Cr2O3 प्लस Al2O3 लेते हैं, गर्म करते हैं, ये बनाएगा बेंजीन। ठीक है, यदि हम सेकंड मेंबर लेते हैं इसका, यानी 7 कार्बन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर बन जाएगा टोलुइन। ये बन गया टोलुइन। यदि हम और मेंबर्स इंक्रीज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर बन जाएगा ज़ाइलिन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया बेंजीन। ये होता है टोलुइन, ये होता है ऑर्थोज़ाइलिन। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, BTX 6 7 8। 6 कार्बन से बेंजीन बनेगा, 7 से टोलुइन बनेगा, 8 से ज़ाइलिन बनेगा। रेट रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास में हाइड्रोकार्बन होता है, इसकी रिएक्शन हम SO2 प्लस Cl2 से करवाते हैं, तो हमको मिलता है RSO2Cl प्लस HCl। रिएक्शन कैसे होती है समझ लीजिए मैकेनिज्म। सबसे पहले Cl में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, रेडिकल्स बनेंगे, Cl रेडिकल Cl रेडिकल। अब आता है कौन, ये, तो यहाँ पर ये RH Cl रेडिकल आया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ ये बन गया और ये बन गया, तो ये बन गया R रेडिकल प्लस HCl। ये हो गई आपकी RDS। ये क्या हो गई, RDS, क्योंकि क्या बन रहा है यहाँ पे, R रेडिकल बन गया। अब ये R रेडिकल जो है वो जाएगा किसके साथ, पास में, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक ये ले लेगा,
तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये नया रेडिकल जनरेट हो जाएगा, ये रेडिकल जनरेट हो गया। ठीक है, अब इस रेडिकल के साथ में एक रेडिकल यहाँ से यहाँ गया था, एक बच गया था, तो ये रिएक्शन करेगा। तो यहाँ बन जाएगा क्लियर, इस तरह से कंपाउंड बनेगा। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन्स की ये दो लास्ट अपने पास में केमिकल प्रॉपर्टी और बची, उसके बाद में अपन इसका आइसोमरिज्म देखेंगे या फिर अपन इसकी नेक्स्ट स्टेप जो है यानी कि एल्केन्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, एक है पायरोलाइसिस, एक है कंबंशन, दोनों का आपको एक साथ समझना है। पायरोलाइसिस तब होगा जब हम किसी हाइड्रोकार्बन को मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं, तो ये इसको गर्म करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर। यदि आपने एब्सेंस ऑफ एयर रखा है तो वो पायरोलाइसिस है, क्रैकिंग होगा। लेकिन यदि आपने प्रेजेंस ऑफ एयर रख दिया तो फिर वो कंबंशन हो जाएगा। क्लियर? तो समझिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लो छोटी सी। हीटिंग ऑफ मैक्रो molecules macromolecules of hydrocarbons in absence of air in such way that split into smaller hydrocarbons क्लियर? कैसे होगा देख लीजिए, अपने पास में है CH3 गरम किया, बन सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। दूसरा नंबर ले लेते हैं CH3 गरम किया, बन सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2 CH4 CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कंबंशन में क्या होता है, किसी भी एल्केन का कंबंशन का एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। क्या होता है? CXHY प्लस X प्लस Y/4 of O2 gives X mole of CO2 प्लस Y/2 मोल ऑफ H2। ये आपको नॉर्मल फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। क्लियर है? कंबंशन का यही प्रोसेस है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें।